नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो पशु परिचर से संबंधित है और पशु परिचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है ऊन कतरन और भाट होने वाले पशु, जो कि आपके सिलेबस में टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि ऊन कतरन कैसे किया जा सकता है, उसकी विधि क्या है ना। उन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और भाट होने वाले पशु अगर होते हैं तो फिर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम आज थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे कि ऊन कतरन व भाट होने वाले पशु, है ना। क्या लिखा आपने? ऊन कतरन व भाट होने वाले पशु। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊन कतरन क्या होता है। ऊन कतरन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि ऊन कतरन होता क्या है। मतलब ऊन कतरन का सामान्य सा अर्थ यही होता है कि अगर पशु है, कैसा पशु? जिससे ऊन निकाला जाता है, जैसे भेड़, है ना। भेड़ का जो शरीर होता है उस पर बहुत सारे क्या होते हैं? बाल होते हैं। और उन बालों को शरीर से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊन कतरन के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है ना। ऊन कतरन क्या है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखें कि ऊन कतरन के बारे में एक बार लिख ही देता हूं कि क्या होता है ऊन कतरन, है ना। तो भेड़ के बालों को, भेड़ के बालों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? आपका ऊन कतरन कहलाता है। क्लियर पॉइंट? फिर हम देखेंगे कि जो ऊन कतरन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो हम वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो ऊन कतरन करने की जो प्रक्रिया है वो हम वर्ष में 2 बार करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऊन कटाई वर्ष में 2 बार। क्लियर? फिर अगर हम बात करें, है ना, जो ऊन काटने वाले जो लोग हैं, कौन? ऊन काटने वाले लोग, उनको हम क्या कहते हैं? तो ऊन काटने वाले जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं ऊनी अंधा। ऊनी अंधा। क्लियर? क्या बोलते हैं? ऊनी अंधा, या फिर ऊन कतरन करने वाले। क्या बोलते हैं? ऊन कतरन करने वाले। क्लियर पॉइंट? ये समझ में आ गया आपको? फिर हम चलते हैं कि ऊन कतरन कब कर सकते हैं ना, कब हमें फायदा मिलता है ऊन कतरन, है ना। तो हम कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम में ऊन कतरन किया जाता है और बरसात से पहले, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ऊन कतरन कब करेंगे हम? गर्मी के मौसम में, है ना। वह बरसात से पहले, वह बरसात से पहले, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, अगर बरसात गर्मी में नहीं काटा और बरसात में अगर हम बरसात में काटेंगे तो बरसात में क्या होगा? जो भी ऊन हमें प्राप्त होगा वो अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होगा। वो कैसी, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी? खराब होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बरसात से पहले अगर ऊन कटाई नहीं करते हैं, है ना, बरसात में करेंगे तो हमें अच्छी गुणवत्ता का जो ऊन मिलेगा वो नहीं मिलेगा।
ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखें कि ऊन की फैक्ट्रियों में जो कार्य करते हैं, है ना, ऊन की फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है वूल शॉर्टर डिजीज। वूल शॉर्टर डिजीज। क्लियर पॉइंट। ये हमारा कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग। क्लियर पॉइंट। मतलब हमें ऊन कतरन के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ऊन कतरन की बात आती है तो हमें ऊन कतरन का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भेड़ जो है ना, भेड़ है, उनके शरीर से बालों को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम ऊन कतरन के नाम से जानते हैं। और ये वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो 2 बार करेंगे। और ऊन काटने वाले जो लोग हैं उनको ऊनी अंधा के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात आती है कि ऊन कतरने वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं ऊन कतरन। ऊन कतरन कब किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए? तो ऊन कतरन जो होता है सामान्यतः हम गर्मी के मौसम में करते हैं। और गर्मी के मौसम में नहीं करने पर बाद में क्या आ जाती है? बरसात आ जाती है। और बरसात आ गई तो हमें अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम कब करते हैं? गर्मी के मौसम में। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ऊन कतरन वाले जो लोग हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऊन की जो भी फैक्ट्री है उसमें लोग जो काम करते हैं, उन लोगों में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को बोलते हैं वूल शॉर्टर डिजीज के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? वूल शॉर्टर डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि जीवाणु जनित रोग है। क्लियर पॉइंट। यहां तक इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं, आगे चले हम, है ना, आगे चले तो आगे ऊन संशोधन के चरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊन संशोधन के निम्न चरण। कौन कौन से चरण हैं देख लेते हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं कटाई। कटाई, अभिमार्जन। जो दूसरा है वो दूसरा कौन सा हो जाएगा? छटाई। और कौन सा हो जाएगा छटाई के बाद में बात करें तो? रंगाई। फिर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? फिर हम किसकी बात करते हैं? छटाई के बाद में कटाई। है ना। मतलब क्या हो गया कि कटाई अभिमार्जन का अर्थ क्या होता है? कटाई अभिमार्जन का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि जो भेड़ है उनके शरीर से जो अलग करने, जो बाल को अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो कटाई अभिमार्जन ही होती है ना। और उसके बाद में क्या करते हैं? जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो ऊन है और जो खराब गुणवत्ता वाला जो ऊन है उनको क्या करते हैं? अलग करने हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? छटाई के नाम से भी जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें कि जो रंगाई है, फिर हमने अच्छी गुणवत्ता और खराब गुणवत्ता वाला जो ऊन था वो हमने अलग कर लिया है। और अलग करने के बाद में हम उन पर क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम रंगाई के नाम से जानते हैं। और रंगाई होने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी जो रेशे होंगे, जो अपने ऊन के जो रेशे होंगे उनको हम क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। तो इतनी सी भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर और क्या ध्यान रखेंगे? भेड़ के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं।
इस भेड़ को हम बोल रहे थे परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम। क्या बोल रहे थे? परजीवियों का म्यूजियम कह रहे थे। फिर हम बात करें कि जो ऊन होता है, क्या होता है? ऊन, वो उत्तम गुणवत्ता का ऊन हमें किस में मिलेगा? उत्तम गुणवत्ता का ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो क्या लिखेंगे? मेरिनो नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेरिनो नस्ल। क्लियर पॉइंट। फिर अगर हम दूसरी बात करें, एक और आपने नस्ल पढ़ी होगी, चोकला, पढ़ाई थी, क्या नाम था उसका? चोकला। और चोकले को हम क्या मानते हैं? सबसे उत्तम गुणवत्ता, है ना, मतलब यानी कि हम कह सकते हैं जो चोकला होता है उससे सबसे उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त किया जाता है। मतलब सबसे उत्तम गुणवत्ता का, है ना, सबसे जो भेड़ होती है सबसे उत्तम गुणवत्ता का जो गुणवत्ता वाली होती है वो होती है हमारी चोकला। फिर हम बात करें कि जो एक होती है हमारी जैसलमेरी, कौन सी होती है? जैसलमेरी। एक नस्ल है हमारी जैसलमेरी। और ये जो जैसलमेरी है, ये इसका जो मतलब यानी कि जो ऊन होता है उससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम सबसे लंबा रेशा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सबसे लंबा रेशा बना सकते हैं। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें, एक और थी नस्ल हमारी मारवाड़ी। कौन सी नस्ल थी? मारवाड़ी। ये जो मारवाड़ी नस्ल है, ये हमें मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्लियर पॉइंट। तो हमने देखा कि जो भेड़ के बारे में कुछ चीजें हमने देखी। इस भेड़ को हम परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊन होता है और ऊन पे बहुत सारे परजीवी निवास करते हैं, है ना, इसीलिए इसको परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। और इसमें जो ऊन होता है उत्तम गुणवत्ता का, अगर ऊन पूछा जाए कि कौन सी नस्ल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मेरिनो नस्ल और चोकला नस्ल। फिर हमने बात करी कि जो एक जैसलमेरी नस्ल थी, वो उस नस्ल से हम सबसे लंबा रेशा, उसके जो ऊन होता है उस ऊन से हम सबसे लंबा रेशा प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो मारवाड़ी की जो नस्ल है ना, मारवाड़ी जो नस्ल है उस नस्ल से ये नस्ल कहाँ? मारवाड़ के क्षेत्र राजस्थान में मिलती है। फिर हम बात करें राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन अगर किया जाता है तो वो नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। क्लियर पॉइंट। फिर हम यहां तक आपको क्लियर है कि संशोधन हम कैसे करेंगे। फिर हमने भेड़ के बारे में भी छोटी मोटी हम कटाई कर रहे हैं, तो भेड़ के बारे में भी कुछ चीजें हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा है ऊन के बारे में देखते हैं, ना, ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है? ऊन। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? ऊन के बारे में, है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन। क्या है? रेशेदार प्रोटीन। क्लियर। फिर और क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में और क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो हमने क्या रखा ध्यान कि ये एक रेशेदार प्रोटीन है। क्लियर पॉइंट। रेशेदार प्रोटीन के बाद में हमें ध्यान रखना है कि ये जो ऊन होता है ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक।
विज्ञान में पढ़ा होगा सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तब भी हम जीएस जनरल साइंस की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें मैं ये सारी चीजें समझा दूंगा। फिर हम बात करें कि ये जो ऊन होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन कौन सा, केरोटीन प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन। क्लियर। फिर अगर हम बात करें कि इसका जो ऊन होता है उसमें एक तत्व मिलता है, वो होता है सल्फर, है ना। सल्फर की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो भेड़ होता है ना, जो भेड़ होता है यहाँ पर बाल उगे हुए होते हैं ना, तो उसकी जो ये चमड़ी होती है यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटी सेल्स होती है ना, कोशिकाएं होती है, और इन कोशिकाओं से ही हमें क्या निकलते हैं, ये बाल ग्रो करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हमने क्या जानकारी, उनमें एक तो रेशेदार प्रोटीन है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें एक तत्व पाया जाता है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर। क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम, है ना, नेक्स्ट क्या देखेंगे, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है, राजस्थान में अगर सर्वाधिक ऊन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन अगर पूछा जाए तो मिलता है आपका जोधपुर का क्षेत्र, जोधपुर, बीकानेर, और एक और क्षेत्र है वो है नागौर। क्लियर। ये तीनों ही जिले आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम देखें कि राजस्थान में न्यूनतम ऊन का उत्पादन कहां होता है, सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो है झालावाड़। क्लियर, झालावाड़। फिर और हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक और चीज ध्यान रखना कि राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से, ऊन उत्पादन की दृष्टि से कैसा स्थान है, प्रथम। क्लियर। कितना उत्पादन करता है, ऊन का उत्पादन लगभग कितने परसेंट होता है राजस्थान का, लगभग कितना, 45.91%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए आपको सर्वाधिक ऊन अगर पूछा जाए राजस्थान में कहाँ किस क्षेत्र में मिलता है तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है और नागौर का। और सबसे न्यूनतम ऊन कहाँ मिल रहा है ये बोला जाए तो सबसे न्यूनतम झालावाड़ है। और अगर देखा जाए राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो प्रथम स्थान है, किसका स्थान है, प्रथम राजस्थान का है। और ये कितने ऊन का उत्पादन करती है, 45 से लगाकर 45.91% उत्पादन करती है। क्लियर पॉइंट। चले नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ चीजें देख लेते हैं की पॉइंट में ही। की पॉइंट है ना, महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें ही हम देखें भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग
अनुसंधान प्रयोगशाला। अगर इसकी बात करें, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला व ओन विकास बोर्ड है ना, या फिर ओन व ओन विकास बोर्ड कहाँ है पूछे तो कहां पर है, जोधपुर के अंदर। कहां पर है, जोधपुर में। फिर हम बात करें, किसकी बात करेंगे इसके बाद में, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एक ये पूछा जाए, या फिर पूछा जाए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। क्या पूछा जाए, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। अगर ये दोनों ही पूछा जाए तो ये दोनों ही कहां पर है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर में। क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट, है ना। थर्ड क्या देखेंगे, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान। तो ये कहां पर है, तो इसका पूछा जाए तो ये है हमारा जयपुर के अंदर। क्लियर पॉइंट। फिर हमारा और एक और संस्था पूछी जाती है, वो है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। क्या है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। तो ये कहां पर है अगर पूछा जाए तो ये है हमारा अविकानगर, और अविकानगर तो कहां पड़ता है, हमारा टोंक के अंदर। ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। फिर हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, एक कौन सी है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। क्लियर। तो ये कहां पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंदर। क्लियर। अविकानगर में ही एक स्थान है मालपुरा, और वहां पर ये संस्थान है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। फिर एक और चीज लिखिए, राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। अगर इसकी बात करें तो ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है एक, जयपुर में है, सीकर के अंदर है। सीकर में भी स्थान पूछा जाए तो फतेहपुर है ना, फतेहपुर सीकर, और एक है बांकली। क्लियर। तो यहां पर है राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला और ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, तो जोधपुर के अंदर है, और एशिया इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। फिर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला अगर बात की जाए तो कहां पर है, बीकानेर के अंदर। फिर भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात करें कि इसका प्रशिक्षण कहां दिया जाता है, तो जयपुर के अंदर दिया जाता है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें कि इनका प्रजनन कहां किया करवाया जाता है,
तो अविकानगर टोंक के अंदर करवाया जाता है। और भेड़ और ऊन पर अनुसंधान जो संस्थान चल रहा है एक सेंट्रल का, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है? अविकानगर। और अविकानगर में ही एक स्थान है मालपुरा, और मालपुरा के भी कौन से स्थान पर? टोंक। राजस्थान भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये एक चित्तौड़ में है, जयपुर के अंदर है, सीकर के अंदर है और एक बाकली स्थान। ये चारों ही स्थान आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर पॉइंट। फिर हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट है वो हेडिंग डालेंगे, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग हम कहां कहां करते हैं। पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग कहां कहां करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम कहां करते हैं? किसका? हड्डी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और ये क्या होती है? बोन। कहां करते हैं, ध्यान होना चाहिए आपको, है ना। एक करते हैं हम चीनी को संसाधित करने के लिए, चीनी को संसाधित मतलब सुधारने के लिए। क्लियर। इसका उपयोग किया जाता है, किसके रूप में उपयोग करेंगे? पाउडर के रूप में। ये भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, ये जो जिलेटिन होता है, जो दवाइयों के अंदर जो जिलेटिन जो होता है ना, दवाइयों में जो उपयोग करते हैं वो किससे बना हुआ होता है? चमड़े और हड्डी का। हड्डी व चमड़े से, है ना। एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं जिलेटिन, और इसको किसमें मिलाते हैं? तो दवाइयों में। क्लियर पॉइंट। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर हम इसको किस में यूज ले रहे थे? एक लेते हैं हम वाद्य यंत्रों में, ठीक है। और हम कहा उपयोग में लेते हैं इसको? आभूषण के अंदर, ठीक है। और कहां उपयोग लेते हैं इसकी बात करें तो बर्तन, कप, है ना, प्लेट। फिर हम बात करें और किसमें? खाद के अंदर। और हम बात करें किसमें? खाद में भी उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे जो शर्ट के बटन होते हैं उसमें भी उपयोग किया करते हैं, शर्ट के बटन, इसमें भी उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कंगा, है ना, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें टूथपेस्ट, इसमें भी उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट। पशुओं में चमड़े व हड्डियों का उपयोग, है ना। तो जो हड्डी होती है उसको हम किसमें उपयोग करते हैं? पाउडर का फॉर्म होता है, उसको चीनी को हम सुधारने में भी उपयोग करते हैं। और इस चमड़े और हड्डी दोनों से मिलाकर एक पदार्थ बना है जिलेटिन, उसको हम दवाइयों में प्रयोग लेते हैं। और कहां खाद में उपयोगी है, वाद्य यंत्र, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, कप बनाने में, प्लेट बनाने में, शर्ट के बटन बनाने में, और कंगा और टूथपेस्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं, जैसे और कहां चमड़े का, है ना, पशुओं में चमड़े का उपयोग। पशुओं में चमड़े का उपयोग, पशुओं में चमड़े का उपयोग कहां करते हैं? किसका उपयोग? चमड़ा। किसका उपयोग है? चमड़े का। तो इसका उपयोग हम कहां करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे देखें
सबसे पहले तो भारत जो है ना, भारत जो है, भारत विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मतलब बोल सकते सबसे बड़ा निर्माता है ना। भारत है विश्व में सबसे बड़ा निर्माता, किसका? चमड़े का। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, हम इसका उपयोग बैग बनाने में करते हैं, पर्स बनाने में करते हैं, भली भांति आप जानते हैं। और कहां करते हैं? जूते बनाने में करते हैं। और कहां करेंगे? जूतों के अलावा हम किस में करते हैं? जूते के अलावा चप्पल बनाने में, है ना, चप्पल बनाने में। फिर चप्पल के अलावा हम कहां पे करते हैं? बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग। क्लियर? एक तो ये यहाँ पर भी। फिर हम और कहाँ उपयोग करते हैं? और करते हैं हम इसका उपयोग कारपेट बनाने में, कारपेट भी बनाया जा सकता है ना। और जो चमड़ा जो होता है ना, वो सर्वाधिक गुणवत्ता होने के कारण जो गाय का जो चमड़ा होता है ना, वो उपयोग किया जाता है। लगभग हम गाय का मान सकते हैं 65% तक गाय का जो चमड़ा होता है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का जो चमड़ा होता है वो हमें मिलता है। तो जो चमड़ा होता है वो भारत में, विश्व में अगर देखें तो भारत का जो स्थान है वो प्रथम है चमड़े का निर्माण करने में। तो हम इनसे कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं? बैग बना सकते हैं, पर्स बनाते हैं, जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, बुक बाइंडिंग, कारपेट, है ना। और सबसे अच्छी गुणवत्ता का हमें गाय का चमड़ा मिलता है, इसीलिए लगभग इसका सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट? फिर इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। क्लियर? अगर सबसे पहली बात करें, जो कंगारू होता है ना, कंगारू, ध्यान रखना, कंगारू का चमड़ा कैसा होता है? कंगारू का चमड़ा कैसा होता है? कंगारू का चमड़ा सबसे पतला, सबसे पतला होता है। वह कैसा होता है? एक तो सबसे पतला हो गया और सबसे मजबूत, सबसे मजबूत होता है। क्लियर? किसका होता है? कंगारू का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे? जब हम ऊन का जब कतरन करते हैं, मतलब क्या हो गया? जब किसी पशु की त्वचा, जब किसी पशु की त्वचा हटा दी जाती है तो इसे किस नाम से जानते हैं? टैनिंग। नाम सुना होगा, टैनिंग, है ना। कौन सी विधि? टैनिंग। ये आप ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। टैनिंग नामक विधि के माध्यम से, टैनिंग नामक विधि के माध्यम से, है ना। एक कौन सी विधि है? टैनिंग माध्यम से क्या किया जा सकता है? कंजर्व, है ना, संरक्षित किया जाता है। क्लियर पॉइंट? जो कंगारू है उसका जो चमड़ा होता है वो कैसा होता है? सबसे तो पतला होता है, लेकिन सबसे कैसा होता है? मजबूत होता है। इंपॉर्टेंट।
और जब भी हम क्या करते हैं, पशु की त्वचा जब भी हम त्वचा हटा दी जाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टैनिंग नामक एक विधि होती है, उसके माध्यम से हम क्या बोलते हैं, मतलब उसका संरक्षित किया जा सकता है ना। उसको संरक्षण कैसे करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे चमड़े का, तो टैनिंग विधि के द्वारा हम संरक्षण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखें भार ढोने वाले पशु। भार ढोने वाले पशु इंपॉर्टेंट। अब भार ढोने वाले पशु है ना, भार ढोने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, भार ढोने वाले पशु। ठीक है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से पशु होते हैं, एक तो ऊंट होता है ना, ऊंट की बात करी। ऊंट के बाद में कौन होता है, बैल। और कौन सा होता है, खच्चर। और कौन सा होता है, खच्चर के बाद में बात करें गधा, गधे है ना। फिर हम बात करें भैंसा। ये सारे ही क्या है, भार ढोने वाले पशु है। और ये जो गधा और जो खच्चर है, इनको कहां पर उपयोग में लिया जाता है भार ढोने के लिए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो बैल होता है ना, और जो ऊंट होता है, उसको हम कहां पर उपयोग करते हैं, कृषि कार्य में। क्लियर पॉइंट है ना। और इसको ऊंट की बात करें तो रेगिस्तानी भाग में है ना, इसको कहां उपयोग किया जाता है, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में भी किस लिए, भार ढोने के लिए, भार ढोने व सवारी करने हेतु। क्लियर पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो बैल होता है, इस जो बैल है ना, जो बैल होता है, इस बैल में हम क्या कर देते हैं, बंधियाकरण। मतलब हमने क्या कर दिया, बंधिया है ना। इस बंधियाकरण से क्या हो जाएगा, अगर वो देखें हम, तो बंधियाकरण से क्या हो जाएगा, इस बैल का जो स्वभाव होगा, जो स्वभाव होगा वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। फिर हम बात करें कि और क्या होगा, तो कार्य करने की जो क्षमता होगी इस बैल में, वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्य करने की क्षमता कैसी हो जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर पॉइंट। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि भार ढोने वाले पशु कौन कौन से हैं, ऊंट हो गया, बैल हो गया, खच्चर हो गया, गधे हो गए, और भैंसा हो गए। और जो खच्चर और जो गधे हैं, उनका उपयोग हम कहां कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि बैल के हम उपयोग कृषि कार्य, ऊंट का उपयोग हम रेगिस्तान के अंदर करते हैं, और किस लिए करते हैं, भार ढोने और सवारी के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्लियर पॉइंट। और हम बात करें कि बैल जो होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, बंधियाकरण कर देते हैं, बंधिया कर देते हैं। और बंधिया करने का जो उद्देश्य होता है, उससे बैल कैसा हो जाएगा, एक तो शांत स्वभाव का हो जाएगा, और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर पॉइंट। इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इससे पहले हमने और क्या पढ़ा, इससे पहले हमने जो की पॉइंट हमने देखे थे, क्या देखे थे, की पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट देखा कि जो कंगारू का जो भी हमारा चमड़ा होता है, वो सबसे कैसा होता है, पतला होता है, और पतले होने के साथ में क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। तो कंगारू के बारे में इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कि किसी भी पशु की अगर त्वचा हटा दी जाती है, तो हटाने के बाद में एक विधि आती है, उस टैनिंग विधि के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है
तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि जो पशु थे उनका जो चमड़ा था उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे थे। तो अगर देखें कि भारत में अगर विश्व में देखें तो जो भारत है ये भारत जो है वो सबसे बड़ा चमड़े का निर्माता देश माना जाता है। क्लियर। फिर हम बात करें कि चमड़े से हम क्या क्या बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, पर्स बना सकते हैं, जूता, चप्पल, बुक, बाइंडिंग और कारपेट भी बना सकते हैं। और गाय का जो चमड़ा होता है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, लगभग कितना 65%, क्योंकि उच्च गुणवत्ता का चमड़ा वहां से मिलता है। फिर हमने इससे पहले देखा था कि पशुओं की जो हम हड्डी के बारे में अध्ययन किया था। इस हड्डी, ये जो हड्डी होता है, हड्डी का जो पाउडर होता है उसका जो उपयोग हम जो करते हैं वो हम चीनी को संसाधित चीनी को सुधारने में भी उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कि हड्डी और चमड़े दोनों में ये कौन सा पदार्थ, एक जिलेटिन पदार्थ होता है, उसको दवाइयों में मिलाकर दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात करें कि इस हड्डी का उपयोग हम खाद्य में उपयोग कर रहे थे, वाद्य यंत्रों में उपयोग कर रहे थे, आभूषण, बर्तन, कप, प्लेट, शर्ट के बटन, कंघा, टूथपेस्ट आदि में हम उपयोग कर रहे थे। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने बात कर रहे थे कि जो भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला और ऊनी विकास बोर्ड है वो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी पूछी जाए तो कौन सी है, बीकानेर की मंडी। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पूछा जाए तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी हमारा कौन सा है, बीकानेर है। फिर हम बात करें भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहां पर है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये कहां पर है, जयपुर के अंदर है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान केंद्र कहां पर है, तो ये हम कह सकते हैं कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है अविकानगर, और अविकानगर स्थान है टोंक के अंदर। फिर हम बात करें कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो ये है अविकानगर, और अविकानगर में ही एक स्थान है मालपुरा, और मालपुरा तो कहां आता है, हमारा टोंक के अंदर। क्लियर पॉइंट। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र जो कि चित्तौड़ में है, जयपुर, सीकर और बांकली के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो की पॉइंट है ना, इस की पॉइंट में अगर देखें तो हम राजस्थान में सर्वाधिक अगर ऊन जो प्राप्त किया जाता है तो जोधपुर, बीकानेर और नागौर ऐसे 3 जिले हैं जहां से सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम ऊन अगर जहां से उत्पादित होता है तो वो है एक झालावाड़ का जिला। फिर हमें देखना है कि राजस्थान का भारत में ऊन उत्पादन की दृष्टि से उसका कैसा स्थान है, प्रथम स्थान है, और लगभग कितने प्रतिशत उनका उत्पादन करती है, तो 45.91% उनका उत्पादन। समझ में आ गई बात यहां तक। फिर हमने क्या देखा था कि ऊन के बारे में देखा था, ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि ऊन कैसा होता है, एक रेशेदार प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में भी कैसा, केरोटीन प्रोटीन होता है, और उसमें जो होता है वो उष्मा की क्या होती है, ये कुचालक। कुचालक क्या होता है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है ना, जो कि करंट को पास ना होने दे, है ना। तो और ये भी कैसा है, करंट को पास नहीं होने देता है, ये कुचालक होता है। सुचालक का मतलब होता है करंट का पास होना, है ना, तो वो नहीं होता, ये कैसा होता है, कुचालक। और फिर ये जो ऊन होता है इसमें सल्फर की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है ना, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। किसमें पाई जाती है, ऊन के अंदर, और सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ऊन को संसाधित करने के हम कौन कौन से चरण पढ़ते हैं, तो वो भी हमें देखने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो जैसे हम बात करें ऊन संसाधन के लिए निम्न चरण, जैसे कि कटाई अभिमार्जन, मतलब जो भेड़ है ना, जो भेड़ है उनके जो शरीर है उनसे बालों को हटाना, वो क्या कहलाता है, कटाई अभिमार्जन। फिर हम उसकी छटाई करेंगे, अच्छी गुणवत्ता का ऊन अलग करेंगे, और खराब गुणवत्ता का जो खराब गुण वाला जो ऊन है उसको अलग करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, छटाई कह रहे थे। फिर हमने रंगाई देखी, उसमें पॉलिश की जा रही थी। फिर पॉलिश के बाद में उसकी वापस जो रेशे थे, जो सिस्टमेटिक जो आए हुए थे, उसका हम क्या कर रहे थे,
कटाई कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जो भेड़ है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी। जो भेड़ है उनको परजीवियों का म्यूजियम कह रहे थे। ऊन जो इससे प्राप्त होता है वो उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त करते हैं। और कौन सी नस्ल से करते हैं? मेरिनो नस्ल है। और चोकला उत्तम गुणवत्ता का जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो चोकला नस्ल से करते हैं। और सबसे लंबा ऊन का जो रेशा प्राप्त किया जाता है वो कौन सी नस्ल से? तो जैसलमेरी नस्ल से प्राप्त किया जाता है। और एक नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन अगर किया जाता है तो वो कौन से नस्ल से किया जाता है? तो मारवाड़ी नस्ल से किया जाता है। और इससे पहले हमने देखा था कि जो पशु थे ऊन कतरन की हमने जानकारी प्राप्त करी थी, है ना। तो भेड़ के बालों से शरीर को अलग करना है जो प्रोसेस थी उसको हम ऊन कतरन के नाम से जान रहे थे। 1 वर्ष में 2 बार हम ऊन का कतरन कर रहे थे। फिर हम बोल रहे थे कि जो ऊन काटने वाले जो लोग थे उसको हम क्या बोल रहे थे? ऊनी अंधा के नाम से जान रहे थे और ऊन कतरन वाले के नाम से भी जान रहे थे। फिर हमने देखा कि ऊन कतरन जो है वो गर्मी के मौसम में ऊन कतरन करने की जो विधि है वो गर्मी के मौसम में कर ली जाती है और बरसात के मौसम से पहले, है ना। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि उस समय खराब गुणवत्ता का ऊन हमें मिलता है, इसीलिए, है ना। फिर हमने देखा कि इसमें जो फैक्ट्री में जो ऊन की फैक्ट्री में जो काम करते हैं जो लोग, उनको एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज का नाम है वूल शॉर्टर डिजीज, जिससे जो जवानी जनित रोग है। तो ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है ना। तो ये सारा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाली क्लास, है ना। तो और नेक्स्ट भी हम जो क्लासेस लेके आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।